अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर 1 पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और इनहेरिटेंस। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में सीखा। आज हम पार्टनरशिप और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप की टाइप्स को देखेंगे। दो लोगों के दरमियान या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक रिलेशन है जिससे वो मिल के अपना कोई काम परफॉर्म करते हैं। पार्टनरशिप जो सबसे बड़ा यूज़ है वो बिजनेस के अंदर है। बिजनेस में जब हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो काफ़ी सारे लोग मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने बिजनेस में लगाते हैं और बिजनेस को बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप करने की वजह से बिजनेस में काफ़ी सारे माइंड्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, एफर्ट मिलती है, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करता है और हर बंदा उससे काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप रूटीन लाइफ में हमें नज़र आती है, खेलों के मैदानों से लेकर घरों तक और आप लोगों की गेम्स के अंदर भी। अगर आपने क्लास में कोई एक्टिविटी करनी है तो कोई एक बंदा वो एक्टिविटी नहीं कर सकता, काफ़ी सारे लोग मिलकर उस एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं और अपने अपने हिस्से का काम सर अंजाम देते हैं। तो वो जो बंदा अपनी एफर्ट यूज़ कर रहा है उस एक्टिविटी के अंदर, वो एक्टिविटी सारे लोगों की मिलके जब कंप्लीट होती है तो बेसिकली सारे लोगों की पार्टनरशिप से वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अगर उसको इंडिविजुअल लोग लेके चलेंगे तो शायद उस तरह से वो उसको पूरा ना कर सकें। तो उनको पूरा करने के लिए जब सारे लोग मिलके काम करते हैं तो वो बड़ा अच्छा काम हो जाता है। इसी तरह हम फुटबॉल में देखते हैं, हम क्रिकेट के मैदान में देखते हैं। क्रिकेट में आपको पता है कि जब दो प्लेयर्स बड़ा अच्छा खेल रहे हों, एक दूसरे के साथ मिलके चल रहे हों, तो वो बहुत ज़्यादा रन स्कोर करते हैं, तो हम कहते हैं जी उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। तो इसी तरह से बिजनेस के अंदर जो पार्टनरशिप है उसका रोल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब पैसों की कमी होती है तो एक बंदा या दो बंदे समटाइम उतने पैसे अरेंज नहीं कर सकते, तो फिर काफ़ी सारे लोग मिलकर उसको उन पैसों को इकट्ठा करते हैं, जिससे एक बड़ी कॉर्पोरेशन बनती है और आपका जो बिजनेस है वो कंट्री लेवल क्या पूरे ग्लोबल लेवल पे चला जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में वो फैल जाता है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की पार्टनरशिप है, जिसमें सिंपल पार्टनरशिप है एंड कंपाउंड पार्टनरशिप है। सिंपल पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग एक जैसे या मुख्तलिफ जो पैसे हैं वो बिजनेस के अंदर लगाते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। अब उनका पैसा जो है वो एक ख़ास वक्त के लिए होता है। मीन के दोनों का जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के जो पैसे उस बिज़नेस के अंदर लगे हुए हैं वो पूरे एक ही टाइम में मुकम्मल होंगे। मीन ये नहीं होगा कि एक बंदे ने पहले उसको निकाल लिया और बाद में निकाल लिया। तो जो भी प्रोजेक्ट या जो भी काम होगा उसका एक टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम तक वो पूरी पार्टनरशिप चलेगी। इसको हम कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप। दूसरी जो हमारी टाइप है वो कंपाउंड पार्टनरशिप की है। कंपाउंड पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ कैपिटल या पैसे इन्वॉल्व करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए या बिजनेस के लिए, लेकिन वो मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए होता है। कुछ लोगों ने उसको 6 महीने के लिए यूज़ किया, कुछ लोगों ने 2 साल के लिए यूज़ किया। तो जैसे ही वो काम या वो टास्क या वो प्रोजेक्ट पूरा होता है तो वो जो प्रॉफिट है जो उस बिज़नेस या उस प्रोजेक्ट से हमें मिला वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन पार्टनर्स के दरमियान, उनकी जो कैपिटल उन्होंने अप्लाई किया था उसके मुताबिक और जितने टाइम के लिए किया था। अब हम लोग एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास साउद एंड अमार एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें टोटल जो है साउद का जो रेशो है टोटल के हिसाब से वो 56,000 है और जो अमार के जो कैपिटल अप्लाई हुआ वो 64,000 है। साल के एंड पे उनका जो प्रॉफिट था वो 22,500 था। तो हमने इनका शेयर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये बात गौरतलब है कि दोनों का शेयर जो है या जो पैसा है वो 1 साल तक रहा। 1 साल के बाद एक प्रॉफिट मिला
जिस प्रॉफिट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसके मुताबिक। अगर आप इसके सोल्यूशन की तरफ देखें तो हमने साउद और अमार की रेशो बनाई है, जिसमें साउद के जो पैसे हैं वो 56,000 हैं और अमार के 64,000 हैं। हमने रेशो में पढ़ा था कि जब हम रेशो फाइंड आउट करते हैं तो हमें रेशो की लोएस्ट टर्म पे जाना होता है, मीन हम उसको मैक्सिमम सॉल्व कर लें कि उसके बाद वो मजीद कट ना हो सके, सॉल्व ना हो सके। तो जब हमने इन रेशोज को सॉल्व किया तो हमें मिला साउद 7 और अमार की रेशो 8। तो ये अब इनकी रेशो बन गई 7 और 8। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो ये है कि हमने इनकी जो रेशोज है उसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ द रेशो वो बनेगी 7 + 8 एंड इट इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है वो 22,500 है। हमारे पास जो साउद की प्रपोर्शन बनेगी वो 7/15 है। अब इस प्रपोर्शन को हम टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साउद का प्रॉफिट निकल आएगा जो कि 10,500 है। एंड सिमिलरली हमारे पास जो अम्मार की प्रपोर्शन है वो 8/15 है। उसको जब हम टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अम्मार का प्रॉफिट निकल आएगा 12,000। इस तरह इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमने रेशो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल किया जो हमने पिछले सेक्शंस में देखा था। इसमें हमने सबसे पहले अपनी रेशो को सबसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज किया, फिर हमने रेशोज को आपस में सिंप्लीफाई करके उसकी लोएस्ट फॉर्म फाइंड आउट की, और उसके बाद हमने हर पार्टनर की प्रोपोर्शन फाइंड आउट करके उसको जो टोटल प्रॉफिट था उसके साथ मल्टीप्लाई किया और हर एक का हिस्सा निकाला। अगर आप दोनों प्रॉफिट्स को ऐड करें तो आप देखेंगे कि वो टोटल प्रॉफिट के इक्वल होगा। उम्मीद है कि आपको पार्टनरशिप की समझ आ गई होगी। अब हम कंपाउंड पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड पार्टनरशिप को समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। कंपाउंड पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने बताया कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के अंदर, और उनका कैपिटल भी मुख्तलिफ है, उनका टाइम पीरियड भी मुख्तलिफ है। किसी ने 6 महीने के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने 9 महीने के लिए इस्तेमाल किया। तो बिजनेस अगर एक लंबा चलता है, लोग आते रहते हैं, अपनी पार्टनरशिप करते रहते हैं, मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए पैसे डालते रहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें उनका प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड कंपाउंड पार्टनरशिप का जो बिजनेस के अंदर यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें साउद, अली एंड साद 3 पार्टनर हैं और वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 15,000, 19,000 और 12,000। साउद जो है वो इस सारे बिजनेस या प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, तो वो मैनेज करने की कोई पे लेगा या उसका कुछ रिवॉर्ड लेगा। तो जो हम साउद को यहाँ पे अलाउंस पे कर रहे हैं वो 16,000 है। 5 महीने के बाद अली अपने कुछ पैसे विड्रॉ कर लेता है जो कि 9,000 है, और 9 महीने तक वो प्रोजेक्ट या बिजनेस चलता है, और 9 महीने के बाद जो उनको टोटल प्रॉफिट मिलता है वो 58,000 है। अब हम देखेंगे कि ये 58,000 हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमने साउथ को 16,000 पे अलाउंस दिया था वो हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। अली ने 5 महीने के बाद अपना 9,000 पे अपनी इन्वेस्टमेंट का निकाल लिया था, उसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह की ये जो एग्जाम्पल है जिसमें मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए पैसे इन्वेस्ट हुए, कुछ अरसे बाद एक बंदे ने निकाल लिए, प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंडिचर हुए, तो ये सारी एग्जाम्पल बनती है आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप की। हम इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। सोल्यूशन में जो हमें डाटा गिवन है पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसमें हमने देखा साउथ ने 9 मंथ के लिए जो कैपिटल यूज किया वो 15,000 किया। अब 15,000 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1,35,000 बन जाएगा। मीन के उसका पैसा 9 महीने तक हमारे पास रहा और वो 1,35,000 होगा।
इस तरह अली ने जो पैसे इस्तेमाल किए इस पार्टनरशिप में वो 19,000 थे और वो 5 महीने तक रहे। क्योंकि टोटल 9 महीने का ये प्रोजेक्ट है या बिजनेस है, अली ने पूरे अपने पैसे 9 महीने के लिए इस्तेमाल नहीं किए थे, उसने कुछ पैसे निकाल लिए थे। तो उसका जो पहले टोटल 19,000 था वो 5 महीने तक चला और वो टोटल बना 95,000। 5 महीने के बाद उसने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए थे 9,000। अब उसके जो बाकी पैसे रह गए वो 10,000 हैं। तो 10,000 जो हैं वो 4 महीने के लिए इस्तेमाल हुए। इस तरह टोटल जो उसका बना 40,000 बना। अली की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है पहले 5 महीनों के लिए और बाद वाले 4 महीनों के लिए वो 1,35,000 बनती है। साद ने अपने पैसे 9 माह के लिए इन्वेस्ट किए और 12,000 किए, तो हम 12,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,08,000 निकलेगा, जो कि साद के इन्वेस्टमेंट है फॉर 9 मंथ्स। टोटल प्रॉफिट जो अर्न किया इस बिजनेस ने 9 मंथ के बाद 58,000 था और साउथ का जो अलाउंस था वो 16,000 था। सबसे पहले हम इस प्रॉफिट में से 16,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा वो 42,000 है। अब हम लोग जो तीनों पार्टनर हैं साउद, अली एंड साद, उनकी एक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। साद का कैपिटल, अली का कैपिटल और साउद का कैपिटल, इन रेशियो को हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। साउद की 5 बनी, अली की 5 बनी और साद की 4 बनी। तो फिर जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में लिया था, हम इन रेशियो का सम फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो का जो सम है वो हमारे पास 14 निकला। अब हम हर बंदे की प्रपोर्शन फाइंड आउट करने के बाद उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें हर बंदे के प्रॉफिट का शेयर पता चल सके। साउथ की जो प्रपोर्शन है वो 5/14 है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया टोटल प्रॉफिट के साथ, जो कि साउथ का अलाउंस पे करने के बाद बचा था। नेट प्रॉफिट से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 42,000 के साथ। तो साउथ का जो शेयर था प्रॉफिट में वो 15,000 था। साउथ को जो टोटल मिलेगा वो 15,000 प्लस 16,000। 16,000 उसको जो अलाउंस मिला था, जो उसने बिजनेस मैनेज किया था, तो टोटल जो साउथ को मिलेगा वो 31,000 मिलेगा। इसी तरह से अली का जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, अली की प्रोपोर्शन 5 और 14, उसको हम नेट प्रॉफिट यानी कि 42,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका प्रॉफिट की जो रेशियो शेयर बनेगा वो 15,000 होगा। एंड सात का जो प्रॉफिट होगा, सात की प्रोपोर्शन 4/15, इसको नेट प्रॉफिट 42,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12,000 होगा। अब अगर आप गौर करें तो अगर इन सारे जो शेयर्स हैं जिसमें हर एक का प्रॉफिट का शेयर और जो हम लोगों ने साउथ को मैनेज करने पे अलाउंस दिया था, अगर उनको ऐड किया जाए वो टोटल प्रॉफिट के इक्वल होगा। उम्मीद है कि आपको पार्टनरशिप की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है और ये हमारी डेली रूटीन में कहाँ यूज होती है। जब किसी बंदे की कोई डेथ हो जाती है तो उसके जो एसेट्स होते हैं वो उसके बच्चों में, उसके रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट होने होते हैं। इनहेरिटेंस की अगर डेफिनेशन ली जाए तो एक आदमी के मरने के बाद जो उसकी जायदाद है वो किस तरह से उसके रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको इस्लामिक कानून के तहत किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं जहां पर इस्लामिक लॉ यूज होता है, तो इस्लाम के मुताबिक हम किस तरह से जो जायदाद है एक बंदे की उसके मरने के बाद उसको उनमें तकसीम करते हैं, ये हम सीखेंगे। इस्लामिक प्रिंसिपल का जानना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि मुसलमानों की हैसियत से या पाकिस्तान में जो कानून राइज है उसके मुताबिक जब एक बंदा मरता है तो सबसे पहले उसके ज़िम्मा जो कर्ज होता है, डेट, उसको अदा किया जाता है।
उसके अदा करने के बाद अगर उसकी कोई वसीयत या विल है तो उसको पूरा किया जाता है, और उसकी उस वसीयत के लिए जो भी उसने टोटल जायदाद छोड़ी या पैसा छोड़ा उसका 1/3 जो है वो उसकी वसीयत पूरा करने में इस्तेमाल हो सकता है। इस्लामिक कानून के मुताबिक इससे ज़्यादा हम उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद उसकी जो बेवा है उसका हिस्सा हमने निकालना होता है। बेवा को जो हिस्सा मिलता है वो 1/8 मिलता है उसकी विल और उसके एक्सपेंडिचर और बाकी चीज़ें पूरे करने के बाद, उसके कफन दफन का खर्चा पूरा करने के बाद जो बचते हैं। उसके बाद अगर हस्बैंड है और वाइफ की डेथ के बाद जो उसका हिस्सा बनेगा वो 1/4 होगा। अगर उसकी माँ है तो उसका हिस्सा 1/6 होगा। अगर उसके कुछ बेटियां और बेटे हैं तो बेटे को 2 हिस्से और उसकी बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। तो ये कानून है, इस्लामिक लॉ है। हमें जो भी इस मुल्क के अंदर जो विरासत तकसीम करनी है वो हम इसी कानून के तहत करेंगे। हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा कि विरासत इनहेरिटेंस क्या है। अकबर के फादर फोत होते हैं, उनकी एक बेवा है और दूसरे कुछ बच्चे हैं। उन्होंने एक घर छोड़ा जो कि उनकी बेटी लेना चाहती है, जेवर दूसरी बेटी लेना चाहती है, और उनके पास एक बिजनेस भी था जो उनका बड़ा बेटा लेना चाहता है, और उन्होंने एक गाड़ी भी छोड़ी थी जो सबसे छोटा बेटा लेना चाहता है। हर बंदा अपने अपने हिसाब से उन चीजों पर नजरें जमाए बैठा है और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में जवाद वहां पे आता है और सबको रोकता है कि रुको, क्यों लड़ रहे हो? हमारे पास इस्लामिक लॉ है विरासत को तकसीम करने का। ये मैंने अपने स्कूल की 8वीं क्लास में पढ़ा था, इसलिए लड़ने की जरूरत नहीं है। उस कानून के तहत हम लोग इसको तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मरने वाले की कोई वसीयत है तो उसकी प्रॉपर्टी का 1/3 जाएगा। जो बेवा है उसका 1/8 हिस्सा टोटल जायदाद में से जाएगा। माँ का हिस्सा 1/6 टोटल जायदाद में से जाएगा, और बाकी जो कुछ बचेगा वो बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। इसलिए आप इस कानून के तहत चीजें तकसीम करेंगे और इससे हटके नहीं आप कर सकते। तो लिहाजा जब कानून मौजूद है तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी 6,40,000 की। उसके जुम्मे 40,000 का एक कर्ज था। 5,000 उसके कफन दफन पे खर्च हुआ, और बाकी जो पैसे बचे या प्रॉपर्टी बची वो उसकी एक बेटी और 2 बेटों के दरमियान इस्लामिक लॉ के मुताबिक हम तकसीम करेंगे। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज हो रहा है। सबसे पहले जो उस आदमी के जुम्मे कर्ज है और जो उसके कफन दफन पे जो पैसे खर्च हुए उसको हम टोटल एसेट या प्रॉपर्टी या उसके जो भी पैसे हैं उसमें से हम उसको माइनस करेंगे। फिर हमने देखा कि एक उसकी विडो है, एक उसकी बेटी है और 2 उसके बेटे हैं। विडो का हिस्सा 1/8, 1 हिस्सा बेटी का और 2 हिस्से उसके बेटों के होंगे। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास 6,40,000, उसके जुम्मे जो कर्ज था वो 40,000 था, और जो उसके कफन दफन पे अखराजात हुए वो 5,000 थे। तो टोटल अमाउंट जो उसका कर्ज और कफन दफन पे लगे वो 45,000 थे। तो जो टोटल प्रॉपर्टी थी उसकी 6,40,000 की, उसमें से ये 45,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो 5,95,000 होगा। अब हम बारी बारी उसके जो वर्सा हैं उनका हिस्सा कैलकुलेट करेंगे। विडो का शेयर 1/8 है, उसको हम जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट है 5,95,000 उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो विडो की जो प्रोपोर्शन है वो 1/8 एंड इट विल बी मल्टीप्लाई विद 5,95,000। तो उसका हिस्सा जो बनेगा विडो का, बेवा का, वो 74,375 रुपए बनेगा। अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगी
वो सारी उसके बच्चों में तकसीम होगी। तो 5,95,000 में से जो बेवा का हिस्सा था 74,375 वो हम माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 5,20,625। अब हम ये विडो के और उसके जो कफन दफन के और उसका जो कर्ज था उसकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बाकी पैसे बचे वो उसके बच्चों में हम लोग तकसीम करेंगे। हम लोग एक रेशो बनाते हैं जिसमें हम उसके बेटे और उसकी बेटियों को लेते हैं। उसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो बेटे और बेटियों के दरमियान जो रेशो बनती है 2:1। बेटे को 2 हिस्से मिलने हैं, बेटी को 1 हिस्सा मिलना है। तो 2 बेटों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसको 2 हिस्से मिल रहे हैं, और बेटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसको 1 हिस्सा मिलना है। तो जो बेटे हैं उनकी जो रेशो होगी वो 4 होगी क्योंकि उसके 2 बेटे हैं, और बेटी की रेशो 1 होगी क्योंकि उसकी 1 बेटी है। फिर हम रेशो का सम फाइंड आउट करेंगे। यहां पे मैं एक बात फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जब भी हम रेशो बनाएं तो हमें रेशो को उनकी सबसे लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने रेशो का सम फाइंड आउट किया तो वो रेशो का सम 5 बना। अब हम हर एक की प्रोपोर्शन लेंगे। मैंने आपको प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी कि पार्ट ओवर होल भी हमारी एक प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बनती है। तो 2 बेटों के लिए जो प्रोपोर्शन बनेगी वो 4/5, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके एसेट बचे थे, यानी कि 5,20,625। तो 2 बेटों का हिस्सा बनेगा 4,16,500। अब ये जो 2 बेटों का हिस्सा है ये दोनों बेटों में बराबर बराबर तकसीम हम करेंगे और इसको हम 2 पे तकसीम कर देंगे। तो हमारे पास हर बेटे का जो हिस्सा निकलेगा वो 2,08,250 होगा। और बेटी की जो प्रोपोर्शन बनती है वो 1/5, और इसको हम टोटल एसेट जो बचे थे 5,20,625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटी का हिस्सा बनेगा 1,04,125। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके तहत हम लोग इस्लामिक लॉ के मुताबिक बेटे और बेटी के दरमियान उसको तकसीम करते हैं। सबसे पहले हमारा जो उसमें से उसका कर्ज वो निकाला, उसकी वसीयत पूरी की, उसके कफन दफन का खर्चा पूरा किया, उसके बाद वाला जितना भी एसेट था वो उसके बच्चों में इस्लामिक कानून के मुताबिक हमने तकसीम कर दिया। उम्मीद है कि आपको इनहेरिटेंस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इनहेरिटेंस को समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है डी। शाबाश। उम्मीद है कि आपको पार्टनरशिप और इनहेरिटेंस की समझ आ गई होगी। अब आप अपनी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।